अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं उसरार अहमद किसान। इस मंडे वाले दिन आपको मालूम होगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर जो बेंच है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, उसने एक बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया था, वो उन्होंने कहा है कि वो ठीक किया गया था। और उसको उन्होंने कहा है कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, तो इसलिए ये जो भी हुआ वो ठीक हुआ। अब ये जो सूरत-हाल है, इसके बाद सिचुएशन क्या बदलेगी, कैसे होगी? इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन्स उठ रहे हैं, वो भी हम ज़रा आज उसका तज्ज़िया करेंगे। जो वैली के अंदर और बाकी इलाकों में कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में क्या सूरत-हाल है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मुझे जॉइन कर रहे हैं भारत से हमारे पुराने दोस्त, बड़े बुज़ुर्ग, बड़े भाइयों की तरह हैं, और एयर मार्शल कपिल काक साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि कपिल काक साहब जो हैं, ये ना सिर्फ एयर फोर्स में रहे हुए हैं, बल्कि ये कश्मीरी पंडित भी हैं, और ये वन ऑफ द 23 पिटिशनर्स जो इस केस में थे, उनमें से एक हैं। इसलिए ये बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी हैं इस डिसीजन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। तो हियर कम्स जनाब कपिल काक साहब। कपिल साहब, गुड मॉर्निंग सर। आदाब हुजूर, नाजरीन को भी मेरी तरफ से आदाब। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको बहुत लोग मिस करते हैं और कहते हैं कि कपिल काक साहब जो हैं वो कहाँ चले गए? तो मैं उनको बताता हूँ कि वो मसरूफ़ हैं, तो लेकिन फिर भी कभी-कभी इंशाल्लाह आ जाया करेंगे। तो बड़ी मेहरबानी फॉर जॉइनिंग अस जी। थैंक यू वेरी मच बहुत फॉर योर बहुत टाइम। शुक्रिया जनाब। अच्छा, मास्टर साहब, ये मुझे बताएँ कि ये जो डिसीजन आया है, बहुत ही इसकी इंतज़ार भी था, इनको लोग देख रहे थे कि कैसे आएगा, क्या होगा इसमें? इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन ओवरऑल जब इस डिसीजन को पढ़ते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है? आप चूँकि पिटिशनर भी हैं और आपकी पिटिशन जो है उसके खिलाफ डिसीजन गया है। तो इसमें आर यू डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ द डिसीजन वेंट अगेंस्ट योर पिटिशन जी? नहीं, that would be an understatement, इसरार साहब। Of course I'll be disappointed because हम पिछले 4 साल में सुप्रीम कोर्ट में हैं, मैं ही नहीं हूँ, 22 और पिटिशनर्स हैं। जी हाँ। और मैं पहली रिएक्शन आपको देना चाहता हूँ कि इस पे कोई हैरानी नहीं कि अच्छा। जो फैसला इन्होंने लिया है। हमेशा हर मुल्क में, कनाडा में जहाँ हैं आप, पाकिस्तान में हो, बाकी मुल्कों में भी बहुत सोच समझ के लोग उम्मीद रखते हैं कि हमें जस्टिस मिलेगी और सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है हमें दे देगी फैसला। इस पे कोई हैरानी नहीं थी कि इतने पिछले 4 सालों में, और खासकर 16 दिन जब ये सुनवाई हुई और जी हाँ। सवाल जवाबी हुई, हमारे वकील जो थे और सीनियर एडवोकेट थे और जो बहस शुरुआत की थी, तो कपिल सिब्बल साहब। जी, कपिल सिब्बल साहब ने तो शुरुआत की थी, मगर बहुत हाँ। बड़ी हाई पावर्ड टीम थी। मतलब कंसर्न्ड सीनियर एडवोकेट्स जिन्होंने हमारे लिए काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, प्यार से काम किया, क्योंकि वो ठीक। भी जानते हैं कि देखिए हिंदुस्तान किस रास्ते पे जाना चाहिए, क्या कदम ठीक है, हुँ। क्या गलत है। तो इस पे हैरानी नहीं रही, क्योंकि सवाल-जवाबी से हमें पता लगा कि जो हमारे, मैं उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारी एपेक्स सुप्रीम कोर्ट हुँ। है, मगर बिल्कुल ठीक। सवाल-जवाबी से हमें मालूम लगा कि क्या फैसला होगा। ये ठीक कि है। अ, ये एंडोर्स करेंगे जो फैसला हुआ हुँ। था, जो निर्णय लिया था भारत सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने 5 और 6 हुँ। अगस्त 2019 को, तो ये एंडोर्स करेंगे। हाँ, हम ये उम्मीद रखते थे कि स्टेट हुड और इलेक्शन में कोई शायद सरकार को बोलेंगे कि जल्दी करें। जो जल्दी हुआ करें। है बिल्कुल इसी लेकिन वो हिसाब से हुआ है। ये मेरी राय नहीं है इसरार साहब, ये 140 करोड़ जो शहरी हैं हिंदुस्तान के, मेजॉरिटी जो उनकी है, वही ये फैसला, उनको मालूम था ये ये फैसला फैसला होगा। होगा। अच्छा, इसमें इसमें जब हम फैसला देखते चौथी हैं। बात जो मैं जी। कहना चाहता हूँ कि इस पे जो भारत में, जी सॉरी, जी, जी, प्लीज़ गो अहेड, गो अहेड। आप आपके वो सिग्नल थोड़ा-सा वीक हो गया था। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो इस वक्त दौर है हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियनिज्म, जो हाल ही में देखा है कि जी। हिंदी हार्टलैंड के जो इलेक्शंस हुए हैं, हालांकि वोटर परसेंटेज में सिर्फ 2% का
एक डिफरेंस था, मगर हाँ, जो जज्बा है वो कम कम से कम हिंदी हार्टलैंड में 370 हटाने का था। हाँ, विंध्यास के ठीक। जनूब में जाइए, साउथ इंडिया में जाइए तो खासकर थोड़ी एक तरीके की सेंसिटिविटी जम्मू कश्मीर के शहरियों के साथ थी। तो ये है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये ओपनिंग में आपको रिमार्क्स, फिर आप कितने सवाल हुँ, पूछे मैं जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि कश्मीर में कोई उम्मीद नहीं थी। वो गालिब के वो शेर याद होगा, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई डर नहीं सूरत आती। नज़र नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हँसी, अब किसी बात पे नहीं आती। वाह! आपको याद होगा एक और उस पे ये कपलेट है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मगर मुअय्यन है, नींद हाँ। की रात भर आती। ये हाँ, हाँ। कश्मीरियों का सेंटिमेंट मैं आपके नाज़रीन के सामने, क्योंकि वो इंडिफरेंस है, मगर इस इंडिफरेंस में, इस एलियनेशन में उन्हें बड़ी एक विज़डम दिखाई। मेरे ख्याल हुँ, में सारे मुल्क को, जो लीडरान की बयानबाजी हुई है पिछले 2 दिन से, क्या मेजॉरिटी दिखाती है कि वो, हाँ, उनके सामने एक नई सूरत-ए-हाल आई है, मगर इस सूरत-ए-हाल को वो कैसे निभाएँगे, क्या कदम हुँ, उठाएँगे? कोई कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, कोई हाँ, तशद्दुद नहीं होगी, और अगर उनको रास्ता ढूँढना है, भारत की जमहूरियत के रास्ते पे जाना है, हाँ, इस वक़्त ठीक। जो फोर्सेस हैं भारत में, वो उनके साथ मिले हुए नहीं हैं। नहीं है, अब ठीक आप है। कितने सवाल जो अच्छा, आप पूछना चाहते जी, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने सारे उसका प्रिएम्बल बताया, पूरा सारा जो एक एक बैकग्राउंड है, वो भी आपने बता दिया। जो मैंने उसमें थोड़ा-सा देखा है, उसमें मुझे थोड़ी-सी कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आई हैं, और ख़ास तौर पे जो आर्टिकल 370 के हवाले से, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो अर्लियर जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ही की, उसमें तो कहा गया था कि ये आर्टिकल 370 जो है, ये परमानेंट है। लेकिन ये जो जजमेंट है, ये कह रही है जी कि नहीं, ये तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये तो एक टेम्परेरी फेज़ थी। तो इसमें क्या कहेंगे आप कि फिर सेम सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी डिफरेंट जजमेंट है, डिफरेंट ओपिनियन हो गई है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? और इसके अलावा अगर कोई आपको कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं, तो वो क्या हैं? जी। हैं? नहीं, ये इस पे कोई जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी पिटिशनर्स का पर्सपेक्टिव है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जजमेंट आई थी कहीं दिहाई पहले, कि उस वक़्त ये मसला नहीं था कि इसको हटाया जाएगा, कुछ हुँ, और मसला था। मगर सुप्रीम कोर्ट, हमारी ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं अंग्रेजी में दोहराऊँगा एग्ज़ैक्ट वर्ड्स, दैट आर्टिकल 370 हैज़ अज़्यूम्ड अ परमानेंट कैरेक्टर। हुँ, ये कोट अनकोट है। तो जी, अगर एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहता है परमानेंट कैरेक्टर है, अब बेंच कहता है कि ये टेम्परेरी था, पहले ही उन्होंने कहा था कि टेम्परेरी था, हुँ, ये नहीं कहा कि टेम्परेरी के जो जो आर्ग्यूमेंट्स उन्हें दिए हैं, जो उन्होंने पेश किए हैं हमारे मुल्क के सामने, हुँ, वो कमज़ोर हैं। मगर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इंटरप्रिटेशन है, एक को ये नहीं है, सारे आलम में ये बात है, जिस मुल्क में देखेंगे अलग-अलग जजमेंट्स आती है, एक फ़ेवर करती है, एक दूसरी जजमेंट। तो ये तो एक कानूनी एक 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 तरीका है, जिसे हमें रिस्पेक्ट करना है। मैं महबूबा मुफ्ती के कुछ अल्फाज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा ये एक मंज़िल नहीं है, हुँ, ये पड़ाव है। हुँ, पड़ाव से पड़ाव आप चलते जाएँगे। हमें क्या मालूम है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद एक और सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और कहेगी कि ये नहीं, ये टेम्परेरी था, तो हाँ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा ठीक, हमें मेरे ख्याल में वक़्त ज़ाया करने की कोई ठीक, ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि आपने मेरे ख्याल में कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे इस्तेमाल किए थे, कुछ जी, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वो कॉन्ट्रडिक्शंस इस जजमेंट में हैं। आपने नोट जी, किया होगा। पहले के वो कहते हैं, बड़े बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि इशराक साहब आप जानते हैं, इस इस फैसले के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सारे आलम वॉच कर रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, जहाँ का मैं शहरी हूँ, यही नहीं, क्योंकि वो दिखाएगी कि आपको ट्रेंड लाइन्स क्या हैं। जो मेजॉरिटेरियनिज़्म और एक तरह की हाँ, ऐसी सियासी ताकतें
हमारे मुल्क में इस वक़्त हैं, आप देख रहे हैं, आप भी भई अखबार पढ़ते हैं, मैं जो पढ़ता हूँ, तो वो उनका असर हमारे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन में उन पे भी पड़ा है। ठीक, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। नो कॉन्ट्रडिक्शंस। हुँ, पहले वो कहते हैं टेम्परेरी परमानेंट, हाँ, कोई इंटरप्रिटेशन की बात है। इसरार कसाना कहता था ये हुँ, हुँ, परमानेंट था, मैं कहता हूँ ये टेम्परेरी है। मगर मेरी जो कन्विक्शन है, ये परमानेंट कैरेक्टर था इसका। दूसरा, वो कहते हैं कि ये 367 आर्टिकल, जो दफ़ा 367 हमारे आईन में है, वो जी, इंटरप्रिटेशन है कि कानून को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे और हमारे आईन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। हुँ, तो उसका इस्तेमाल किया गया है, उसमें क्लॉज़ 4D 1D लगाया है, जिससे हमारी जम्मू-कश्मीर की जो आईनी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हुँ, वो उसको तब्दील किया गया है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है? ठीक, दूसरा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उसका हक उन्होंने हमारी संसद को दिया है, पार्लियामेंट को दिया है, इस अमेंडमेंट से। तो हुँ, तीसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, आप जानते हैं, सियासी, या पाकिस्तान की हो, हमारी हो, या कनाडा में, गवर्नर जो हैं, वो हमारी मरकज़ी सरकार के नॉमिनी हैं। वो बिल्कुल। इलेक्टेड गवर्नर नहीं है। हुँ, जो ऐसे फैसले होने हैं, वो लोगों की कंकरेंस के बाद लेने हैं। वो हुँ। वही आईन में लिखा है। हाँ, उन्होंने बल्कि लिखा था कि जो आर्टिकल 370 है, उसका जो सब आर्टिकल 1, 2, 3 है, वो भी एनुमरेट करता है कि वो सर्कमस्टेंसेस के कैसे ये एब्रोगेट किया जा सकता है और उसमें कंकरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ उसको अटैच किया गया है। तो वो तो जी अभी हाँ, है ही, एग्ज़िस्ट ही आर्टिकल नहीं करती। जी हाँ, जो सब सब आर्टिकल 3 है 370 का, वो कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बदलिए, हाँ, छोड़ दीजिए, कैंसल कर दीजिए, रद्द कीजिए, मगर आपको प्रायर कंकरेंस, ये नहीं करने के बाद, प्रायर हुँ, कंकरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चाहिए। उस पे ही हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो आपने जजमेंट पढ़ी होगी, 74 हुँ, पन्नों की जजमेंट है, वो कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गई है, तो फिर हमारे सदर को पूरा हक है, जो बदलना है कर सकता है। हुँ, तो ये मुझे लगता है ये डिफरेंट, एक उचित अप्रोप्रिएट कदम नहीं है। ठीक, तीसरा, बहुत बहुत ही अहम रखने वाला मुद्दा है, जिसपे एक जस्टिस खन्ना ने एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दी है। वो ये है कि क्या आप यूनियन स्टेट, एक रियासत को मरकजी इलाका बना सकते हैं, स्टेट इनटू हाँ, यूनियन यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, ठीक। आर्टिकल 3 इसका अलाउ नहीं करता है। आर्टिकल 3 काइन का कहता है कि आप स्टेट को इधर-उधर कर सकते हैं, एक हिस्सा लगा सकते हैं, ये कर हुँ, सकते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, मगर उसको यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, हुँ, रियासतों की यूनियन है। अगर आप ये करते जाएँगे, तो इंडिया विल बिकम अ यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। हुँ, फिर आपका ठीक, फेडरलिज्म कहाँ गया? और कहाँ गया? हाँ, फेडरलिज्म हमारे आईन का एक बुनियादी एक सब्जेक्ट है। हुँ, आप उसको फेडरल जो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। इतनी जजमेंट्स आ गई हैं अभी तक। डिफाइन नहीं हुआ, पर सब जानते हैं हुँ, बेसिक स्ट्रक्चर के हमारे जमहूरियत है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये नहीं कि कल एक सरकार आएगी, वो कहेगी कि भारत में जमहूरियत नहीं होगी, डिक्टेटरशिप होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएँगे, तो वो हाँ, अलाउ नहीं करेगा। तो मतलब ये इसमें संजीव खन्ना ने कुछ अल्फाज में बहुत ही अहम, बहुत ही ऐतिहासिक, तारीखी हुँ, एक 5 लाइनें लिखी हैं। वो है कि ये खतरनाक बात है। अगर आप एक रियासत को मरकज़ी इलाका बनाते हैं, तो हाँ, हमारे फेडरलिज्म पे एक बहुत ही खतरा हो सकता है। ये उन्होंने लिख के ठीक दिया है। है जजमेंट। हुँ। तो अच्छा, इसी जजमेंट में
एक एक जो जज साहब हैं वो उन्होंने कहा है कि बेसिकली उन्होंने सेंटिमेंट की बात की है। किस सेंटिमेंट की वो बात कर रहे हैं? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो अजीब से सेंटिमेंट्स आ रहे हैं और दूसरी बात जो वहाँ पे लिखी गई है वो भी है कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को भी सजेस्ट किया गया है कि ऑन द लाइन्स ऑफ साउथ अफ्रीका एक ऐसा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो बनाया जाए। तो इससे क्या होगा? इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? नहीं देखिए, इस सेंटिमेंट के साथ मैं पहला आपको रिएक्शन दूँगा, ये एक एक तारीखी फैसला था, हुँ, कानून का फैसला, हमारे आईन का फैसला। आईन क्या कहता है कि मरकज़ी सरकार और हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर, उनके रिश्ते कैसे होंगे? ये कानून की बात है, ये सेंटिमेंट हुँ, की बात नहीं है, हम बॉलीवुड की हुँ, फ़िल्म नहीं बना रहे हैं। तो मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। हाँ, हुँ, दूसरी बात वो भी बड़ी कमज़ोर है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में बनाया गया है, काफ़ी हुँ, सिग्निफिकेंट रखता है। हुँ, मगर हम ये कैलकुलस में नहीं डालते हैं, प्लग इन नहीं कर रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तब बनता है कि जब आपने जो रेज़ोल्यूशन हो जाता मसला है। है, हुँ, हल किया है। वहाँ पे हाँ, तो मसला हल हो गया, हुँ, उसके बाद ठीक ट्रूथ बात। एंड रिकंसिलिएशन। अगर आप मसले के हल में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन शुरू करेंगे, तो जो भी आपके वुंड्स हैं, हुँ, ज़ख्म हैं, वो उभर आएँगे। वो ज़ख्म तो हाँ, हील हो रहे हैं, थोड़े से वक़्त से ज़ख्म हील होते हैं, मगर वो और भी उभर आएँगे। तो मैं इस पे कोई बिना किसी एम्बिग्यूइटी से ये कह रहा हूँ कि ये मौका नहीं था हुँ, सेंटिमेंट एक्सप्रेस करने का। ये मौका ये भी नहीं था कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की जाए। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, आपने अपने इंट्रोडक्शन में हुँ, कहा था, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का निगलना एक तरीके का बहुत ही अफ़सोसनाक एक एक हुँ, डेवलपमेंट था। मैं बिल्कुल सहमत हाँ, हूँ उस इश्यू पर। मगर मैं खुद एक तरीके से बेघर हो गया हूँ जम्मू कश्मीर में, हुँ, खुद। हाँ, मगर इस पे ये अगर एक विज़डम का एक हम रास्ता देखें, तो हुँ। विज़डम डिमांड्स कि जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी कश्मीर की वादी में है, उनसे क्या गुज़री है पिछले 30 अच्छा, अब सालों इसी से। इसी इसी हवाले से मैं सवाल जो करना चाहता हूँ वो ये है, आपने कश्मीरी अवाम की बात की है। ये सारे डिसीज़न जो है इसमें अगर आप पढ़ते हैं पूरी जजमेंट में, तो देयर इज़ एवरीथिंग बट द पीपल ऑफ जे-एंड-के। जो हमारे लोग हैं वहाँ के जम्मू और कश्मीर के, उनका कहीं ज़िक्र ही नहीं नज़र आता। अब उसमें मुझे आप ज़रा बताएँ क्योंकि आपकी तो पल्स के ऊपर हर वक़्त हाथ रहता है, वहाँ पे आपके रोज़ाना आप लोगों से बात करते हैं वहाँ पे वैली में, दूसरे इलाकों में। तो ये बताएँ कि जो लोग हैं वहाँ पे हिंदूज़ हैं, हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, हज़ारों की तादाद में है, मुस्लिम्स हैं जो वैली में भी हैं, दूसरी जगहों पे भी हैं। जो जम्मू की जो साइड है उसमें आप देखें कि जो डोगराज़ हैं, हालाँकि हिंदूज़ का तो मुझे पता है कि जो उन्होंने उन्होंने तो इसको सेलिब्रेट भी किया था जब ये हुआ था, लेकिन डोगराज़ ने तो नहीं किया, वो तो इसके खिलाफ हैं। तो उनका क्या रिएक्शन है? तो क्या इस तरीके से ये जो डिसीज़न है, ये उनके जो वुंड्स हैं, उनको हील कर सकेगा? ये देखिए, ये यही तो सबसे अफ़सोसनाक बात ये है कि जम्मू कश्मीर रियासत को एक तरीके से जो 5 और 6 अगस्त 2019 में हुआ था, तक़सीम हुआ। हाँ, पहले जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जम्मू में एक तरीके से जश्न मनाया गया। एक दिवाली या समाई गई कि कितना अच्छा हुआ कि 370 हटाया गया। मगर आज जब जम्मू वाले से पूछेंगे, जो 5 डिस्ट्रिक्ट जम्मू हैं, जहाँ पे मेजॉरिटेरियन फोर्सेस की ताकत ज़्यादा है, उनको छोड़ के 5 और डिस्ट्रिक्ट भी हैं। हाँ, मातम मना रहे हैं। और हुँ, वो जो मेजॉरिटेरियन फोर्सेस की वो उनको डेमोग्राफिक चेंज बदलाव कहाँ आया है? कश्मीर में नहीं आया है। सबसे ज़्यादा क्योंकि जम्मू की जो जो इलाका है वो शुमाली पंजाब के साथ एक तरीके से ज्योग्राफिया तरीके से मिला हुआ है। तो हुँ, जो कुछ भी डेमोग्राफिक चेंज होता है वो जम्मू में होता है। तो वो उसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि हुँ, हमारी जो 35 ए में जो 370 का एक एक हिस्सा है एक तरीके से, वो क्या करता था? वो एक प्रोटेक्शन दे रहा था, जो महाराजा के 1927 का 1900 हाँ,
39 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था महाराजा के टाइम पे, वो तब हुआ था। ये अब नहीं हुआ है, ये अब नहीं हुआ। 47 के बाद नहीं हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, उनकी उनकी पहचान वो प्रोटेक्ट होगी, उनकी जो नौकरियां हैं वो प्रोटेक्ट होंगी, और जो उनकी जमीन है, सरजमीन है, उस पे कोई और हक नहीं डाल सकता है, आ नहीं सकता है। ये फंडामेंटल इश्यूज 27 के हुँ, थे, समझता हूँ एक 100 साल का ये मुद्दा है। तो हुँ, अब उसको एक तरीके से जो 5 और 6 अगस्त से इसको हटवाया गया है कि अब सब कुछ खुला है। और ये कानून जो लागू किए गए हैं, ये देखिए एक और चीज है कि कानून लागू किए गए हैं ये जानते हुए कि ये सुप्रीम कोर्ट पे इशू जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जो डिलिब्रेशंस हैं, सुनवाइयां हो रही हैं, उसके बावजूद पूरे के पूरे कानून लागू हुए। तो हुँ। ये एक तरीके के क्या दिखाता है कि कानून का रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अब इन्होंने एक तरीके से अपहोल्ड किया है, अब हो सकता है, अब कर सकते हैं। इसकी इसकी जो कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट क्या है हमारी वादी पे। मैं भूल गया आपको ये कहना कि लद्दाख में भी तक़सीम हुई है। हाँ, वो लद्दाख भी के है। जो बुद्धिस्ट रीजन जहाँ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कारगिल में हैं, कारगिल वो वगैरह का कह भी जो है। हाँ, जो वो कह रहे हैं 6 शेड्यूल में हमें दे दीजिए, प्रोटेक्शन हुँ, मिलेगी। क्या हुँ, प्रोटेक्शन? उसका अभी ज़िक्र किया मैंने। लैंड, नौकरियाँ और हमारी हुँ, पहचान, हमारी ज़ुबान। हाँ, कारगिल के लोग कहते हैं कि जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो कहती हैं, आपने सुना होगा कि हाल ही में उनके बयानात हुए हैं, वो बहुत कहते शदीद हैं कि किस्म। हमें हुँ, आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। अब देखिए हुँ, ना, सारी स्टेट में आप एक तरीके से कहते हैं इंटीग्रेशन होनी चाहिए भारत के साथ। रिपीटेडली जैसे आपने भी फरमाया, आप जजमेंट पढ़े, एक ही चीज है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। मगर जो मिस्टर जस्टिस संजय कौल साहब ने ट्रूथ रिकंसिलिएशन की बात की, उन्होंने ये भी बात की, पीपल आर द हार्ट ऑफ द इशू, हुँ। बात की है, मगर जजमेंट पे पीपल डू नॉट फीचर। लेकिन इसमें इसमें मार्शल साहब, इसमें जो एक चीज़ है, जो आपने इंटीग्रेशन की बात की है, सिक्योरिटी की भी उसमें बात आई है, सब कुछ आया है। इंटीग्रेशन जो है, किस तरह होगी? इंटीग्रेशन गन पॉइंट पे तो नहीं होती। दिस इज़ अ प्रोसेस और इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस। ये जब तक एक आदमी खुद कहेगा कि मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, दूसरा अगर नहीं तैयार होता, तो ये इस तरह तो इंटीग्रेशन नहीं होती। ये तो ऑपरेशन होता है। ये इंटीग्रेशन तो इसको नहीं कहा जा सकता। ये म्यूचुअल है नहीं, ना? इसरार साहब, हमेशा हम इन मामलों में जो फंडामेंटल ह्यूमनिस्टिक डेमोक्रेटिक मुद्दे हैं, हुँ, उन पे दो राय नहीं हो सकती। सही कि बात है। इसीलिए इसीलिए जो आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1, 2 और 3 कंकरेंस की क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है, अगर आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली 51 में बनी, उनको आईन जम्मू कश्मीर का दे दिया है, 57 में वो डिसॉल्व हुई है, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई फैसला नहीं लिया है कि ये परमानेंट है या टेम्पररी है, इसको हटाना चाहिए। हुँ, हुँ, अगर ये फैसला नहीं हुआ, तो कॉमन सेंस से, मैं तो लॉयर हूं नहीं, आप भी लॉयर नहीं है, हुँ, फिर तो परमानेंट हुआ है हाँ, 370। अगर 370 परमानेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है, हुँ, तो वो क्यों एंडोर्स किया है? क्योंकि पीपल आर द हार्ट ऑफ द इशू। लोग कहना चाहते हैं। मैं हुँ, एक जम्मू कश्मीर के शहरी की हैसियत से कहना चाहता हूँ, ये ढांचा था। आपके नाजरीन जानते हैं, हाँ, 50 की दशक डेकेड में और 60 की दशक में डेकेड में इतने कानून जो जो यूनियन लिस्ट में थे, वो उनको लागू किया गया कश्मीर की वादी, हुँ, जम्मू हुँ, कश्मीर की रियासत में। रियासत ठीक। का प्राइम मिनिस्टर होता था, उसको फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन कश्मीर में लाया गया, इलेक्शन कमीशन का जुरिसडिक्शन कश्मीर में लाया गया। वहां के सदर रियासत थे हरि सिंह के बेटे करण सिंह, हुँ, उसको सदर रियासत से गवर्नर बनाया। मतलब जैसे बाकी रियासतें हैं, वैसा हाँ, उनका एक तरीका ढंग लाया गया है। तो या ठीक। पीपल, उसमें कोई लोग एजिटेशन हुई, लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हुआ है। मगर एजिटेशन ये थी, जो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत क्यों की
क्योंकि जो रेजीम्स आए वो पपेटाइज थे, उसके मरकजी सरकार के रेजीम्स थे। इलेक्शंस की रिगिंग हुई, आप जानते हैं, पूरे जो इलेक्शन हुए 87 के इलेक्शंस, वो एक दे वर द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक। और जानते हैं उस वक्त से कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, शुरू हो गया। रेजिस्टेंस मूवमेंट हुई है, क्योंकि एक बेबसी दिखी कश्मीरियों में कि अगर आप सारे हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हमारे यहाँ जमहूरियत क्यों क्यों नहीं नहीं? है, हमारे जो इंसानी हकूक हैं वो क्यों नहीं है, उसका आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं आपको ट्रक्स का जवाब दूंगा आपके हुँ, सवाल का। 96 से 2002, 2008, 2014, जब लास्ट इलेक्शन, सारे के सारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहे। तो हुँ, कश्मीरियों को लगा कि अब दे आर एम्पावर्ड। अब बात क्या उठाई जा रही है, 77 के इलेक्शन जब शेख अब्दुल्ला के साथ एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ था, वो वापस आए, मुख्यमंत्री बने रियासत के, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, वो हुँ, बीमार थे, एक एक चारपाई के ऊपर बैठ के वो इलेक्शन कैंपेन्स में लड़े। हाँ, हाँ, मगर अब एक तरीके से वापसी रास्ता, मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2001 में 15,000 लोग मरते थे तशद्दुद की वजह से जम्मू कश्मीर, 15,000 हर साल। हुँ, हुँ, आजकल पिछले 7 सालों में, 8 सालों में देखिए, 2013 में 171। ये ये देखिए ना, 15,000 नहीं, सॉरी, हुँ, 4,500 4,000 हर हुँ, साल। 4,500 से 171, ये कैसे हुआ? कोई जादू नहीं हुआ, क्योंकि हुँ, जो लोगों को एम्पावर किया गया, जमहूरी सरकारें बनी, बदलती गईं, फारूक अब्दुल्ला आए, उसके बाद महबूबा ऊपर-नीचे सारा मुफ्ती बदला। आई, लेकिन बनता स्टेट रहा। इलेक्शंस की तो बात अभी फॉलो अभी इस करते वर्डिक्ट में भी जो जजमेंट आई है, इसमें भी स्टेट इलेक्शंस की तो उन्होंने बात की है कि अब स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए सितंबर 30 तक। सितंबर 30 तक हो जाएँगे। एक तो ये भी क्वेश्चन है, दूसरा ये है कि ये पिछले 9 साल में तो अभी तक इलेक्शंस हुए ही नहीं है पूरी जे-एंड-के में। तो अब ये क्यों कहा गया और इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है? क्योंकि पीपल आर क्रेविंग फॉर द इलेक्शंस और वो दे वांट टू बी हर्ड। लेकिन वो इस तरह का कोई चक्कर नहीं हो रहा है। क्या इसकी ये वजह है कि इन द मीन टाइम सेंटर के इलेक्शंस हो जाएँगे, अगर बीजेपी जीत गई तो वो फिर टेक केयर कर लेगी सारी जे-एंड-के की सिचुएशन को भी साथ ही? नहीं, आपने खुद ना सवाल पूछा, जवाब भी इतना प्यारा जवाब दे दिया है। क्योंकि मैं आपको आप तो, ज़्यादा मगर मुश्किल में नहीं मगर डालना चाह रहा। इतने, आप इतने सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पूछना था, इलेक्शन तो छोड़िए, इलेक्शन तो होंगे, कभी ना कभी तो हुँ, होंगे ना, हुँ, हुँ, मगर स्टेटहुड पे क्यों नहीं कहा कि हाँ, स्टेटहुड अब अप्रैल 2024 को होना चाहिए? स्टेटहुड में वो सरकार की पोजीशन को एंडोर्स कर रहे हैं, और हुँ, हमारे मंत्रियों ने, हमारे इतने जो टॉप लीडरशिप हैं, कहते आए हैं कि स्टेटहुड आ जाएगा जब वक्त होगा। हाँ, वो हाँ, सरकार, वो वक्त तो सरकार ढूंढेगी, कब होगा वक्त। हुँ, तो देखिए ना, कमजोरियां इस जजमेंट में है। मैं बिल्कुल पूरे रिस्पेक्ट के साथ हुँ, सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर एक हाँ, आम शहरी की हैसियत से आपके नाजरीन के सामने कहना चाहता हूं कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और वो हुँ, कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रही हैं कि ये इंटीग्रेशन और सरकार को, उनके कदमों को एंडोर्स करने के लिए कुछ ऐसे कदम उन्होंने लिए हैं जो हमारी, मैं एक सिक्योरिटी मामलों का एक स्टूडेंट हूँ, हुँ, ये खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जब जब आप कश्मीर में क्या है, हमने आपके सामने इतने इतने बार इंटरव्यूज किए हैं, हाँ, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, वो नाराजगी अंदर है, दबी हुई है, वो जानते हैं कि इंडिफरेंट नॉर्मल सी एक इंडिफरेंट है। तरीके से पूरा हो रहा है, आपको कमरा नहीं मिलेगा, तो इतने टूरिस्ट हैं कश्मीर में, ट्रैफिक हुँ, जैम्स हैं, मगर जो दिल का ट्रैफिक जैम है उसका आप क्या तो हार्ट्स एंड करें? माइंड्स की वो बात कर रहे हैं ना, हार्ट्स एंड माइंड्स तो इस विन नहीं हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो स्टेटहुड आना चाहिए।
और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए जितने जल्द हों। आपने बिल्कुल ठीक से असेस किया है कि इलेक्शन के बाद जब केंद्र सरकार के लिए इलेक्शन होंगे, मरकजी हाँ, सरकार के लिए सरकार बनाने के लिए इलेक्शन होंगे 2024 में, अप्रैल मई में होंगे, कुछ महीने अप्रैल में, रह हाँ, गए हैं। हाँ, उसके हाँ, बाद आप इलेक्शंस करवाइए। मेरा सवाल है, आपने 9 साल इलेक्शंस नहीं किए हैं। कोई हाँ, जमहूरियत पिछले 18 में तो असेंबली को डिसॉल्व किया है। पिछले 5 सालों में अगर लोगों को एक मौका नहीं आ जाता है कि उनकी ग्रीवेंसेस क्या हैं, ग्रीवेंसेस के लिए वो तानाशाही के पास नहीं जाएँगे ना, वो हुँ, हुँ। नौकरशाही के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं जाएँगे हाँ, नहीं ना, जाएँगे, वो तो ठीक बात है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएँगे। हुँ, तो ठीक। अच्छा। मैं समझता हूँ ये ठीक कदम नहीं हुए हैं। हुँ, और जितनी और कश्मीरियों के लिए तो इतनी मायूसी छाई हुई है, मायूसी नहीं, इंडिफरेंस है। तो इंडिफरेंस। जी। तो इसमें अ, इसमें जो आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल की तरफ जाएँगे और वो ये है कि इस पूरे जो केस है, जो कश्मीर का केस है, इसमें दूसरी पार्टीज़ भी हैं, उसमें एक पाकिस्तान भी है, उसमें कश्मीरी अवाम भी हैं जो कि हमारी तरफ भी हैं, आपकी तरफ भी हैं और एक यूएन भी है। तो यूनिलैटरली इस तरह का डिसीजन करना, आप समझते हैं कि ये स्टैंड करेगा अपनी ग्राउंड को इंटरनेशनली, यूएन में भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी? नहीं, इस सवाल का मैं जवाब दूँगा, मगर एक चीज़ जो कश्मीरियों की इस वक़्त मायूसी है, मैं सैकड़ों कश्मीरियों के साथ बातचीत करता आता रहा हूँ, टेलीफ़ोन पे हर रोज़ जाता भी हूँ। तो मैं उनको वो एक हमारा कैरेक्टर है कश्मीरियों का, जितनी भी होपलेसनेस हो, हुँ, उम्मीद नहीं छोड़ते। तो गुड। मुझे जिगर मुरादाबादी के का एक कपलेट याद आया, तो मैं सुना हूँ आपके जी, नाज़रीन के सामने पेश करूँ। अ तुले, आपने सुना होगा ये, जी, श्योर। तुले गम, तुले गम हयात से घबराना ऐ जिगर, तुले गम हयात से याद घबराना से। ऐ जिगर, कोई शाम है जिसकी सहर नहीं। वाह! सहर इन द आएगी। मिडस्ट ऑफ डार्कनेस वन मस्ट सी। जहाँ तक हुँ, आपका सवाल है, बहुत अहमियत रखता है। मगर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हालाँकि रिएक्शंस, आपकी मीडिया की रिएक्शंस हो या पॉलिटिशियंस की रिएक्शंस हो या एक्टिंग जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसकी काफ़ी उन्होंने क्रिटिसिज़्म किया है, उसमें कोई शक हुँ, नहीं है। चीन ने भी बहुत मेजर्ड टोन में कहा है कि देखिए, ये मामला यूनाइटेड नेशंस का है, ये मामला हुँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेज़ोल्यूशंस का है, जो बायलैटरल मामलात हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उसे उस तरीके से सँभालना चाहिए। मगर जो कदम उठाया गया है, वो एक तरीके से केंद्र सरकार, हमारी मरकज़ी सरकार, वो कह रही कि कश्मीर का मामला तो हल हो गया। अब हुँ, आप जानते हैं जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, उस वक़्त काफ़ी क्रिटिसिज़्म पाकिस्तान में हुआ था। हमारे जी हाँ। सफ़ीर वहाँ से एक्सपेल किए गए। उसके हुँ, बाद जो हमारी हाई कमिशनर्स हैं, उनकी जो क्या तादाद है, उसकी कमी वो की गई। हुँ, मगर एक और सिग्निफिकेंट, आप तो इन मामलों में बहुत नाज़ुकी से देखते हैं, कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान, जी हाँ। मेरे ख़्याल में 6 या 7 हुँ, अगस्त को। जी, जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोर कमांडर्स ने इस पे ज़्यादा क्रिटिसिज़्म नहीं किया। हुँ, हाँ, कुछ 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 हवाएँ आईं पाकिस्तान से, आपको जानते हैं हवाएँ हिंदुस्तान हुँ, में तो वेस्टर्लीज़ आते हैं हुँ, हुँ, उस एरिया से, कि हुँ, कोर कमांडर बाजवा साहब थे उस वक़्त आर्मी चीफ, आर्मी चीफ। उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स पे बहुत अहमियत दिखाई थी और हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज़ करने के लिए। मुझे लगता है कि मुनीर साहब भी उसी रास्ते पे हैं, क्योंकि मुनीर साहब उनके एबल लेफ्टिनेंट थे, उनके प्रोटेजे हुँ, माने जाते हैं। हुँ, मगर अब ये कैसे सँभाला जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं सियासी मामलों में कहना कुछ और है, करना कुछ है। हुँ, मगर हुँ,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं बैक चैनल अभी जारी है। 2-3 लोग बात कर रहे हैं, मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है, जो हम सुनते हैं, रूमर सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जब बाजवा साहब थे तो बैक चैनल ओपन थी। हुँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान, आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, हाँ, दे रिकंसाइल टू, हाँ, अगर स्टेटहुड मिले, कोई डेमोग्राफिक चेंज ना हो और जो हक हैं, हकूक हैं जम्मू कश्मीर के शहरियों के, उनका हुँ, लैंड हो या उनकी नौकरियां हो और उनकी पहचान है, ये आप करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कब होगा, कैसे हुँ, होगा, ये हम सिर्फ जो इलेक्शंस भारत में होंगे अप्रैल मई में, और जो उसमें पता आपके चल यहाँ 8 फरवरी में होंगे, जी नई हाँ, सरकार आएगी और लगता है तो कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। अब वो हुँ, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे या शहबाज होंगे या मरियम होगी, ये तो मुझे हुँ, उसकी जानकारी नहीं है, मगर उस फैमिली का शायद कोalition भी हो सकती है। तो हुँ। मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पे हमें तो आगे आगे बहुत, आगे बढ़ने के लिए फिर आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का जो केस है, उसको रेस्ट असाइड कर दे और उसको कह दे कि जो आपके पास है वो आप वो रखें, जो हमारे पास है हम रखें। कोई इस तरह का चक्कर होना चाहिए? ये देखिए, आप जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला पिछले 30 साल से चिल्ला रहा है हुँ, कि जो आप उनके पास है, पाकिस्तानियों के पास है, जो हमारे हिंदुस्तानियों के पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल को, वो आफ्टर ऑल मुशर्रफ साहब और उनके नुमाइंदे तारिक अजीज, उसके बाद एक्स फॉरेन सेक्रेटरी आए थे हमारी तरफ से सती लांबा। आप खुर्शीद कसूरी की किताब पढ़िए, हाँ, नीदर अ हाँ, हॉक और अ डाउ। आप लांबा की इंडिया पाकिस्तान परसूट ऑफ पीस किताबें पढ़िए, क्या लिखते हैं वो। जो कोई भी 4 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, वो देखता है कि अपने अपने रखिए। देखिए, मैं रणनीतिक एक तरीके के स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव से देखूं, और कोई रास्ता नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये ब्लडशेड चलता आएगा। और कमजोर कौन होंगे? भारत के शहरी और पाकिस्तान के शहरी। क्या ये हुँ, पाकिस्तान के नए हुक्मरान इस रास्ते पे जाएंगे, ये आप ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं उतना जानता हूं। हुँ, मगर मैं जी, ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, ये सरकार और उसके सरकार के बाद नई सरकार अगर आएगी इलेक्शन के बाद, वही इस रास्ते पे चलेंगे तो कि आपको लगता है कि अगर नवाज़ शरीफ की तो सरकार क्या, आती है तो अगर नवाज़ शरीफ की सरकार आती है तो आपको ज़्यादा उम्मीद है कि मामला जो हैं वो कश्मीर के रेज़ोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि नवाज शरीफ आ जाएं, उस पर कोई शक नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। उस पे हुँ, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते, खासकर मुआशी और तिजारती रिश्ते। देखिए, हुँ, पाकिस्तान का जो एक्यूट वल्नरेबिलिटी इस वक्त क्या है, जो कुछ बाकी वल्नरेबिलिटी, तो जो हुँ, सबसे अहम वल्नरेबिलिटी मुआशी वल्नरेबिलिटी है, इकोनॉमिक। ये आप जो जो इसका हल आप 1 साल में नहीं ढूंढेंगे, आपको हुँ, 15 साल लगेंगे। आप जानते हैं, हमने हिंदुस्तान की जो हालात हुई थी 91 में, हमने हाँ, 48 टन सोना यूके बेच दिया। भेज दिया। ये हमारी हालात थी। मगर हुँ, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, उन्होंने ओपन अप अब किया था, आप हाँ, देखते हैं कि हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कुछ 2-4 साल में आएगी, हाँ, or probably third largest economy in the world by the time India Pakistan would be 100 years of independence. तो मेरे ख्याल में हमें हमें वी हैव टू मार्शल आवर विस्डम्स, हुँ, और जो हमारा सिविलाइजेशनल माइंडसेट है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान कॉमन सिविलाइजेशनल माइंडसेट है कि जो कुछ भी करना है विस्डम के साथ करना है। और तशद्दुद ठीक, से, वायलेंस से, दहशतगर्दी से कुछ मैं नहीं होता। बहुत अफ़सोस हूँ कि कल हुँ, कल ही 23 पाकिस्तानियों की मौत हुई। जी, जी, जी हाँ, और सबसे बहुत ज़्यादा, बुरा आप हादसा। इससे मेरे मेरे से ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के जो हादसे हुए हैं, वो पाकिस्तान में हुए। हुँ, और वो अंदरूनी दहशतगर्दी, कोई बाहर वाला नहीं हाँ, आ रहा। हाँ, तो दोनों को अगर, हम दोनों मुल्कों को अगर एक एक पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, मीनिंगफुल रास्ता संभालना है, तो मसला ठीक, कश्मीर का हल ढूँढना है, हुँ, मिलके, ठीक, जो नॉन टेरिटोरियल हो,
अपनी-अपनी टेरिटरी रख दीजिएगा, पिछले 70 साल से है, वो रख दीजिएगा और आगे तरीके ढूँढिए कि दोनों के रिश्ते थोड़े ठीक होंगे कैसे चले? क्योंकि जब कश्मीर के मसले को कश्मीरी पॉलिटिकल सियासी लीडरान कहते आए हैं, जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक ना हों, तो जम्मू कश्मीर का मसला जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे, जो वो नाराज़गी ठीक नहीं है, होगी। एलिनेशन है, वो तब तक नहीं हटेगी। तो वही मैं बिल्कुल एक ठीक। एक एक मैं समझता एक हूँ कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, मगर वो ख्वाब रियलिटी में हो सकता है, अगर दोनों ममालिक के लीडरान इस रास्ते पे जाएँ। इस पर रास्ते चलें। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया अरमाश साहब। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और जल्दी आपसे मुलाकात होगी जी और कोशिश करेंगे कि आपसे ऑफ एंड ऑन हम कुछ ना कुछ सीखते रहें जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। नहीं, आजकल नहीं, बड़े मेहरबानी आजकल से। जवान लोगों का ज़माना है, हम बूढ़ों का ज़माना नहीं है, हम सीखते रहते नहीं, हैं अभी भी। खुश शुक्रिया। रहें बस और नाज़रीन दुआओं को में भी याद रखें। शुक्रिया कि थैंक वो यू। पेशेंस से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।